श्रीनगर घाटी में आई बाढ़ की समीक्षा करेंगे और देहरादून घाटी में जो समरूप परिस्थितियां हैं उनका विश्लेषण करेंगे। शुरुआत करते हैं कि 7 सितंबर 2014 में श्रीनगर में जो भयानक बाढ़ आई उसने 12 सितंबर 2013 को जो उत्तराखंड में त्रासदी हुई थी उसकी याद को दोहरा दिया। उत्तराखंड त्रासदी में जो पीड़ित थे उनका विस्थापन अभी तक पूरा हो भी नहीं पाया था कि धरती का जो स्वर्ग है जम्मू कश्मीर, बाढ़ ने वहां पर बहुत नुकसान पहुंचाया। दोनों ही हादसों में जानमाल का काफी नुकसान हुआ और वहां की प्रादेशिक व्यवस्थाएं चरमरा सी गईं। उत्तराखंड और श्रीनगर दोनों के आय का मुख्य स्रोत जो है वो देश विदेश के पर्यटक हैं। तो भारी आर्थिक और मानवीय क्षति के कारण जो श्रीनगर और उत्तराखंड में त्रासदियां आई उनके प्रमुख कारणों का हम तुलनात्मक अध्ययन करेंगे और देहरादून एवं आसपास के क्षेत्रों में क्या ऐसा हो सकता है, ऐसे प्रभावों का पूर्वाभास लेते हुए बचाव की ओर सार्थक प्रयास करेंगे। उत्तराखंड में जो बाढ़ आई और उसके क्या कारण थे, तो मौसम विभाग IMD के मुताबिक 1 से 18 जून 2013 तक की अवधि में उत्तराखंड में कुल बारिश पिछले 80 साल में सबसे ज्यादा 385.1 मिलीमीटर थी, जो इस अवधि के दौरान सामान्य वर्षा यानी कि 71.3 मिलीमीटर से 440% ऊपर थी। भारत के उत्तर पश्चिम पर्वतीय राज्यों में 14 से 16 जून 2013 में जो भारी बारिश हुई उसने उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश में भारी भूस्खलन और बाढ़ की स्थिति बना दी। यदि हम रेत और बजरी के लिए नदी और नदी के किनारों पर अंधाधुंध खनन करेंगे, वन भूमि काटेंगे और नदियों में गाद जमा होने देंगे तो मिट्टी का कटाव, भूस्खलन और बाढ़ के जो असहनीय परिणाम होंगे उनके स्वयं हम जिम्मेदार होंगे। ऑपरेशन सूर्या होप चलाया गया जून 2013 में और उत्तराखंड बाढ़ में राहत और बचाव का मिशन था ये। इस मिशन द्वारा कुमायूं मंडल में उत्तरकाशी, चमोली, रुद्रप्रयाग, बद्रीनाथ, हेमकुंड, जोशीमठ, हरसिल, गौचर, केदारनाथ, केदारघाटी, राजाखेत, कोटी टिहरी और गौरीकुंड तथा अगर गढ़वाल मंडल की बात करें तो धारचूला और पिथौरागढ़ आदि जिले शामिल थे। उत्तराखंड की त्रासदी जो आई थी उसमें कहा जाता है कि रिकॉर्ड बारिश, बादल फटना, जलवायु परिवर्तन और जो ऊपर ग्लेशियर झील विस्फोट हुआ था, ये सारे कारण बताए जाते हैं। उत्तराखंड की जो सरकारी आंकड़े हैं उनके अनुसार मृत और लापता की तादाद करीबन 800 से 10,000 के बीच में है। श्रीनगर में जो बाढ़ आई उसके क्या कारण थे? श्रीनगर एक अंडाकार आकार की घाटी के बीच में समुद्र तल से करीबन 1800 मीटर ऊपर की ऊंचाई पर है। इसमें अपना प्राकृतिक दीवारें हैं, पीर पंजाल और जो रेंज है उसकी पहाड़ शाखा यहाँ पर है। इस शहर के बीच से आप झेलम नदी को जाते हुए देख सकते हैं और दोनों तरफ हरी पर्वत और शंकराचार्य की पहाड़ियां हैं। लेकिन श्रीनगर न केवल आबादी के लिहाज से बल्कि क्षेत्रीय सीमा के संदर्भ में भी ये सबसे बड़ा शहरी केंद्र है और हिमालय शहरी केंद्रों में ये सबसे तेजी से बढ़ता हुआ शहर भी है। भौतिक विस्तार के लिए जो बाग और वनस्पति उद्यान थे उनको आवासीय और अन्य शहरी भूमि उपयोग में परिवर्तित किया गया। जो भी आवासीय, प्रशासनिक, व्यावसायिक, औद्योगिक और शैक्षिक क्षेत्र थे वो या तो पहले बगीचे थे या मल्यारी उद्यान थे। उदाहरण के तौर पे अगर आप शाही बाग, आलोचा बाग, वजीर बाग, सबके पीछे बाग लगा हुआ है, भटपोरा, हब्बक, परिमपोरा, राममुंशी बाग के बारे में बात करें तो ये सब पहले उद्यान थे। और कृषि भूमि को जो पहले से ही बेतरतीब ढंग से औद्योगिक, वाणिज्यिक और आवासीय उपयोगों के लिए इसे परिवर्तित किया जा रहा था। तो शहर के क्षेत्रफल में एक ही दशक में आप देखिए 208.09 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई, जो 1971 में 81.88 वर्ग किलोमीटर था।
जो जल निकाय है शहर के, ढल झील है, उसकी जो गीली जमीन है उस पर भी शहरीकरण का बहुत प्रभाव पड़ा। यहाँ उल्लेख करना बहुत महत्वपूर्ण है कि डल झील का जो क्षेत्रफल 1978 में 19.6 वर्ग किलोमीटर था, वो 2005 में 16.4 वर्ग किलोमीटर रह गया। और यहाँ की जनसंख्या वृद्धि भी बहुत तेज है, 30.14। झेलम नदी के किनारे पर और झीलों के आसपास अवैध निर्माण हो रहे हैं, और इससे क्या है, निकासी चैनल, जो पानी का निकासी चैनल है, वो बाधित हो रहा है। वर्तमान में 90,000 क्यूसेक पानी आ रहा है, जबकि इसकी कैपेसिटी केवल 65,000 क्यूसेक ही है। झील, तालाब और जो अस्थायी पानी भराव की जगह होती हैं, वो वेटलैंड्स जिसे कहते हैं, वो स्पंज का काम करती है, पानी को सोखने का काम करती है। लेकिन शहरीकरण और अतिक्रमण इस तरीके से हुआ कि उसने इन चैनलों को ब्लॉक कर दिया। जो सारे तालाब हैं या नदियां हैं, ये आपस में सब इंटरकनेक्टेड थी, पानी आता था तो वहां चले जाता था। लेकिन अब क्या है, ये सब ब्लॉक हो गए और पानी की सोखने की क्षमता भी कम हो गई। जैसे नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, इनकी भारत की रिपोर्ट के अनुसार ढल झील का जो जलग्रहण क्षेत्र 314 वर्ग किलोमीटर है, जिसमें से 148 वर्ग किलोमीटर भूमि की पहचान जो है वो कटाव से ग्रस्त के रूप में की गई है। और झील का जो खुला क्षेत्र है 24 वर्ग किलोमीटर, वो 12 वर्ग किलोमीटर तक कम हो गया है। और इसकी औसत गहराई भी 3 मीटर तक कम हो गई, क्योंकि गाद जमा हो गई। तो झेलम बेसिन में वनों की अंधाधुंध कटाई से झील और श्रीनगर के जल निकायों को अत्यधिक गाद या गिरी मिट्टी जमा होने का ये सबसे बड़ा कारण हुआ। जबकि 2010 में कड़ाई से एक कानून बनाया गया था कि सारे अतिक्रमण जो है उसमें प्रतिबंधित है, फिर भी खानन बल पुल जो है बिजबिहारा, संगम, हलमुला, काकपुरा, संबूरा और पदगामपुरा में अभी भी अनियंत्रित अवैध निर्माण हो रहा है। 7 सितंबर 2014 को हुआ क्या, अत्यधिक बारिश आई, पानी सूख नहीं पाया, जो सोखने वाली जगह है वो उन्हें सोख नहीं पाई, और आपस में जो इंटरकनेक्शन है वो सब खत्म हो गया था, और पानी शहर में आ गया और मानव निर्मित संरचनाएं हैं उनके बीच में ठहर गया। तो अब हम देखते हैं कि देहरादून और श्रीनगर के बीच में क्या सिमिलैरिटी हो सकती है, क्या क्या हमने इसको देखा, क्या क्या हमने जाना अपने स्टडी में। उसमें यह हुआ कि शहरीकरण एक ऐसी जो प्रक्रिया है जिसमें जमीन चली जाती है आपके पास, क्योंकि उसमें आप संरचनाएं बना देते हैं, उसमें बिल्डिंग्स बना देते हैं। और भारत एक विकासशील देश है, लोग आते हैं काम करने के लिए शहर में, जनसंख्या वृद्धि होती है, औद्योगिकरण के कारण आते हैं, तो वहाँ बस्तियां बन जाती हैं, मलिन बस्तियां बन जाती हैं। वहाँ जो बुनियादी विकास की जो नागरिक सुविधाएं हैं वो नहीं होती है उसमें, और उनको बनाना भी बहुत मुश्किल है। और क्योंकि पूर्व नियोजित जल निकासी है नहीं, तो पानी का भर जाना वो स्वाभाविक है, जिससे जान माल की अत्यधिक क्षति हो सकती है। जैसे मैं अगर ये बताऊं कि भारत सरकार के शहरी विकास मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार 2001 में देश की अनुमानित स्लम आबादी 75.26 लाख थी, जो कि 2011 में 93.06, और अभी 2014 चल रहा है। तो उत्तर प्रदेश से जब ये 2000 में अलग हुआ उत्तराखंड, और देहरादून इसकी राजधानी बनी और ये पर्यटन का क्षेत्र है, यहाँ पर 50,000 लोग डेली अस्थायी रूप से आते जाते हैं, क्योंकि ये एक पर्यटक क्षेत्र है। तो जो उपग्रह डेटा से जो स्टडी की गई, उसमें देखा गया कि अनौपचारिक बस्तियां, मलिन बस्तियां, ये सब जल निकासी के आसपास बढ़ रही हैं। और देहरादून में इसका कुल क्षेत्र 279.65 एकड़ है। शहर में 113 मलिन बस्तियां, जिसमें से 90 जो है वो बिंदाल और रिस्पना के आसपास अगल बगल में डेवलप हो रही हैं। तो शहर की जल निकासी का भार जो है वो बिंदाल और रिस्पना नदियों पर ही है। अगर आप देखें तो 2013 में ये हाल था रिस्पना का, ये आपका बिंदाल देखिए किस तरीके से पानी यहाँ पर एक अच्छे लेवल पे चल रहा है, जो घरों पे जाने की संभावना है इसकी। ये देखिए जो रिस्पना नदी है, इसके आसपास ये स्लम है, ये यहाँ पर देखिए सब झुग्गियाँ डेवलप हो गई हैं। अगर तुलनात्मक विश्लेषण करें दोनों घाटियों का, तो ये दोनों स्थान जो है श्रीनगर और देहरादून, दोनों घाटियां हैं, दोनों आसपास के क्षेत्र से नीचे है, पहाड़ियों के बीच में है, और मानसून के समय यहाँ पर काफी जल आता है।
और यहाँ पर जो बफर जोन की प्रतिबंध लगाए गए हैं उसका कड़ाई से पालन, ये भी एक संशय का या विवेचना का विषय है। दोनों ही जो शहर है उनके चारों ओर नदियां और जल निकाय हैं और अत्यधिक वर्षा में इस समय इसको जज्ब करना पानी को, ये थोड़ा मुश्किल है। यहाँ पर संरचनाएं, शहरीकरण, बिल्डिंग्स, ह्यूमन जो सेटलमेंट्स हैं वो काफ़ी आ गए हैं। और शहरीकरण ये नियंत्रित है, इसमें भी ये भी विवेचना का विषय है। और जो मौसमी बारिश आती है उसमें भी पानी काफ़ी बढ़ जाता है क्योंकि पहाड़ है दोनों के आसपास। और क्या इस जगह का बाढ़ का पिछला इतिहास है, तो श्रीनगर में तो क्योंकि 50 साल या 100 साल पहले जो बताते हैं कि ऐसे हालात हो चुके हैं कई बार, लेकिन देहरादून में ऐसे हुए नहीं। लेकिन जो फोटोज हमने अभी देखी, जो छवियां देखी, उससे लगता है कि परेशानी हो सकती है। तो गढ़वाल जो कुमायूं क्षेत्र है और श्रीनगर के जो क्षेत्र हैं, वो अगर उनकी हमने तुलना जब की आपके इस जो त्रासदी आई, तो हमने देखा कि देहरादून और आसपास के इलाकों में जानमाल का काफ़ी खतरा हो सकता है। इसका यह है कि नियंत्रित शहरीकरण, वनों की कटाई पर रोक और तत्काल स्लम प्रबंधन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। स्लम प्रबंधन ये अतिवृष्टि बारिश, जो ज़्यादा बारिश होती है, उससे निपटने के लिए आवश्यक है। तो जो हमें अभी टेबल में डिस्कस किया, उससे क्या है कि क्योंकि दोनों भौगोलिक परिस्थितियां काफ़ी मेल खाती हैं, तो जो भी चीज़ें आ रही हैं वो मानव जनित है। इसीलिए ये देखने के बाद हम लोगों को, दूनवासियों को और उत्तराखंड प्रशासन को चिंतित होना ज़रूरी है। और इन सब का संज्ञान लेते हुए हमको जो हमारी सुरम्य वादियाँ हैं उनको बचाने के लिए कुछ ना कुछ कड़े और कठोर कदम उठाने होंगे। जब श्रीनगर में ये त्रासदी हुई तो लोगों ने कहा कि ऐसे हालात तो हम सोच भी नहीं सकते थे। तो जो आज नहीं हुआ वो कभी नहीं होगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है। देहरादून में भी या उसके आसपास क्षेत्र में ऐसा कुछ ना हो, इसके लिए हम ज़रूर हम सभी को मिलके एक सामूहिक तौर पे ज़रूर कुछ काम करना चाहिए और इन सब चीज़ों पे रोकथाम लगानी चाहिए। धन्यवाद, शुक्रिया आप सभी लोगों का।